सन 1995 उत्तराखंड, जहां धरती पर राक्षसों का कहर बढ़ता ही जा रहा था, वहीं राक्षसों का लीडर भैरव अस्त्र पाने के लिए कठोर तप कर रहा था। अस्त्र वह अस्त्र था जिसमें 7 लोगों पर काबू करने की ताकत थी, यानी जिसके पास भी यह अस्त्र होगा वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। भैरव के 2 बेटे थे, आकर्ष और वेद, और एक सौतेली बेटी कलावती। दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था, जो भैरव की ताकत थी और शायद उसकी कमजोरी भी। भैरव के तप से परिलोक में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। कोई भी भैरव का ध्यान भंग नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन रानी परी ने अपनी बेटी वेदिका को पृथ्वीलोक पर भेजने का फैसला किया। वेदिका बहुत खूबसूरत परी थी, मानो जैसे संपूर्ण सौंदर्य उसमें समाहित हो। एक दासी कहती है, पर आज तो उनका विवाह है, वह धरती लोक कैसे जा सकती हैं? रानी ने कहा, एक परी का पहला कार्य उसका कर्तव्य पूरा करना होता है। पहले वह अपना कर्तव्य निभाएगी, फिर उसकी शादी होगी। एक दासी वेदिका को बुलाती है। वह रानी परी के पास जाती है। वेदिका कहती है, माँ, आपने मुझे बुलाया? क्या हुआ माँ? रानी परी ने कहा, हाँ वेदिका, वक्त आ गया है तुम्हारे कर्तव्यों को पूरा करने का। तुम्हें धरती लोक जाना होगा, राक्षस भैरव का तपस्या भंग करना होगा। रानी परी वेदिका को सारी बातें बता देती है और कहती है, उसकी ताकत उसके बेटे हैं, तुम्हें जो भी करना पड़े करो, साम दाम दंड भेद जो भी साजिश करनी पड़े करो, पर उसका तप भंग करो। हाँ वेदिका, तुम्हें भैरव को अस्त्र पाने से रोकना ही होगा, नहीं तो संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो सकता है। वेदिका एक मामूली सी लड़की बनकर धरती लोक पर आती है। वह एक मेले में आती है जहाँ भैरव के दोनों बेटे आकर्ष और वेद भी थे। तभी वेद की नजर वेदिका पर पड़ती है और वह देखता ही रह जाता है। वेदिका का चेहरा चांद की रोशनी में बिल्कुल चांद की तरह चमक रहा था। वेदिका मेले में घूम ही रही थी कि तभी वह आकर्ष से टकरा जाती है। आकर्ष वेदिका को देख मानो सम्मोहित सा हो गया था। फिर वह घर आकर उसी के बारे में सोचता रहता है। आकर्ष बहुत एक्साइटेड होता है और मेले वाली बात अपने भाई वेद को बताता है। उसकी बहन कलावती समझ जाती है कि आकर्ष को उस लड़की से प्यार हो गया है। अगले दिन आकर्ष उस लड़की से दोबारा मिलता है और वह वेदिका को अपने दिल की बात बता देता है। वेदिका भी मुस्कुरा देती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। एक दिन वेद और कलावती आपस में कुछ बात कर रहे थे, तभी वहाँ वेदिका भी आ जाती है। वह वेद को बड़े गौर से देखने लगती है, मानो जैसे वह किसी अलग ही दुनिया में खो सी गई हो। एक तरफ वेदिका, जो धरती लोक पर एक मकसद लेकर आई थी, वह खुद अपने मकसद को भूल मन ही मन वेद की तरफ आकर्षित होती जा रही थी और शायद वेद भी उसे पसंद करता था, पर अपने भाई आकर्ष की वजह से वह पीछे हट जाता है। तभी वहाँ आकर्ष भी आ जाता है और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और यह सब कलावती नोटिस कर लेती है और वह शैतानी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चली जाती है। कलावती के शैतानी दिमाग में कुछ तो चल रहा था। दरअसल कलावती को उस लड़की पर शक हो जाता है। कलावती सोचती है, यह कोई मामूली लड़की नहीं लगती, मेरे दोनों भाई राक्षस हैं और यह लड़की इतने आसानी से मेरे दोनों भाइयों को कैसे फंसा सकती है। वह अपने दासुर को उस लड़की के बारे में पता करने को कहती है और एक दिन कलावती को वेदिका की सारी बातें पता चल जाती है। वह जान जाती है कि वेदिका कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वह एक परी है। वह सारी बात वेद को बता देती है। उधर वेदिका जंगल में आकर रोती हुई कहती है, यह मुझे क्या हो जाता है? वेद को देखकर मैं अपना मकसद भूल सा जाती हूँ। नहीं वेदिका, मत भूलो कि वह एक राक्षस है और राक्षस और परी में कभी प्यार नहीं हो सकता। तभी वहाँ वेद भी आ जाता है। वेद कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, एक राक्षस और परी में कभी प्यार नहीं हो सकता। वेद को वहाँ देखकर वेदिका डर सी जाती है। वेदिका डरते हुए कहती है, वेद तुम यहाँ? वेद कहता है, हाँ मैं, और मैं बहुत अच्छे से जान गया हूँ कि तुम कौन हो। अब तुम खुद बताओगी या मैं अपने तरीके से सच निकलवाऊं? वेद वेदिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ जोर से खींचता है, मानो वेद के सर पर जुनून सा सवार हो। जरूर तुम कोई साजिश कर रही हो, बताओ मुझे वेदिका, क्या चाहती हो? वेद उस वक्त बहुत गुस्से में होता है। वेदिका कहती है, छोड़ो मुझे वेद, मुझे बहुत डर लग रहा है। वेद कहता है, हाँ और डरना जायज है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे सामने एक राक्षस खड़ा है, एक सर्वशक्तिशाली राक्षस। उधर दूसरी तरफ कलावती आकर्ष से कहती है, आकर्ष तुम्हें पता है, अभी अभी मुझे पता चला है कि वेद वेदिका को जंगल में लेकर गया है। वह वेदिका को पसंद करता है। वह आज वेदिका से अपने दिल की बात कहने वाला है।
मुझे लगता है वह वेदिका को तुमसे छीन लेगा। इतना सुनते ही आकर्ष जंगल की तरफ भागता है। वेदिका खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, पर वेद दौड़कर वेदिका को जोर से अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तभी वहाँ मौके पर ही आकर्ष भी आ जाता है और वह सब कुछ देख लेता है। आकर्ष को देख वेद वेदिका को छोड़ देता है और वेदिका दौड़कर आकर्ष के पास चली जाती है। आकर्ष बहुत गुस्से में होता है। वह वेदिका से पूछता है, यहाँ क्या हो रहा था? बोलो वेदिका, यहाँ क्या हो रहा था? वेदिका असमंजस में थी कि वह क्या करे। क्या वह झूठ बोलकर दो भाइयों में लड़ाई करवा कर भैरव का ध्यान भंग कर अपने कर्तव्य को निभाए, या सच बोलकर दो भाइयों के बीच भरोसे और प्यार को बरकरार रखे। पर वेदिका झूठ का रास्ता चुनती है। वह अपने कर्तव्य को चुनती है और आकर्ष से डरते हुए कहती है कि आकर्ष, वेद ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। वेद कहता है, नहीं आकर्ष, यह लड़की झूठ बोल रही है, यह कोई मामूली लड़की नहीं है। पर आकर्ष वेद की एक न सुनता और वह वेद को मारने लगता है। वेद उसे बार बार समझाता है, पर आकर्ष वेद को मार ही जा रहा था। वेद भी गुस्सा हो गया और उसने भी आकर्ष पर वार किया। पर यह सब देख कहीं न कहीं वेदिका को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह खामोशी से सब कुछ बस खड़े होकर चुपचाप देख रही थी। तभी भैरव का ध्यान भंग हो जाता है। वह वहाँ आ जाता है और दोनों को रोकता है। भैरव को देखते ही राजपरी वेदिका अपने असली अवतार में आ जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। यह देख आकर्ष को बहुत बड़ा धक्का लगता है और दोनों शांत हो जाते हैं। भैरव गुस्से में कहता है, यह क्या बेवकूफी कर रहे थे? तुम दोनों से मुझे यह उम्मीद नहीं थी, और वेद तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तुम दोनों एक परी के बहकावे में आ गए। तुम्हें पता भी है, मैं इस साधना से अस्त्र पाकर राक्षसों का उद्धार करने वाला था, उनमें इंसानियत जगाने वाला था। तुम दोनों जानते हो कि हम राक्षस खून के कितने प्यासे होते हैं। खुद ताकतवर रहने के लिए इंसानों और जानवरों का खून पीते हैं, पर मैं सब राक्षसों को अस्त्र से इंसान बनाकर राक्षसों का उद्धार करना चाहता था। पर तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से मेरा सपना अधूरा रह गया। दरअसल भैरव एक बहुत अच्छा राक्षस था। वह इंसानों की तरह धरती पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था और उसने अपने बेटों को भी एक अच्छा राक्षस बनाकर रखा था। पर कलावती तो कुछ और ही चाहती थी। वह एक बहुत शक्तिशाली राक्षसी बनकर धरती पर राज करना चाहती थी। इसलिए उसने यह खेल खेला और बड़े चालाकी से दोनों भाइयों में फूट डालकर उन्हें आपस में लड़वाकर भैरव का ध्यान भंग करवा दिया। इधर वेद राजपरी वेदिका से बदला लेने की आग में जल रहा था। परीलोक में वेदिका की शादी हो रही थी, पर वेदिका बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कहीं न कहीं उसे पछतावा हो रहा था कि कैसे उसने बेवजह दो भाइयों में लड़ाई करवाकर उन्हें अलग कर दिया। पर वह अपने माँ के लिए शादी कर लेती है। पर पता नहीं क्यों वेदिका को बार बार वेद का ख्याल आ रहा था। क्यों उसे वेद का ही चेहरा हर तरफ नजर आ रहा था। कहीं सच में तो वह वेद को पसंद नहीं करने लगी थी। वेदिका वेद के बारे में ही सोच रही थी। उसका पति आ जाता है और कहता है, क्या बात है, आप बहुत चिंतित लग रही हैं और शादी में भी आप खुश नहीं लग रही थी। आप मुझे बता सकती हैं, कोई बात है तो? वह वेदिका का हाथ पकड़कर पूछता है। वेदिका भी उसे सब बता देती है। वह कहती है कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे उसने दो भाइयों में लड़ाई करवा दिया। अंश उसे बड़े प्यार से समझाता है कि तुमने जो भी किया है अपने कर्तव्य को निभाने के लिए किया है। तुम क्या, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो शायद वह यही करता जो तुमने किया। अंश वेदिका को समझाता है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब वेदिका की आँख खुलती है तो वह दंग सी रह जाती है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने देखा कि उसके साथ बेड पर अंश नहीं बल्कि वेद था। मतलब वेद ने अंश का रूप लेकर वेदिका से धोखे से शादी की। वेदिका को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह डरते हुए कहती है, तुम? वेद शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ मैं, और यह कोई सपना नहीं है, मैं ही हूँ और मुझसे ही तुम्हारी शादी हुई है, अंश से नहीं। अंश को तो मैंने बेहोश कर दिया था और उसका रूप लेकर बड़ी आसानी से धोखे से तुमसे शादी कर ली और तुम्हें पता भी नहीं चला, जैसा तुमने किया था धरती लोक पर आकर हमारे साथ। वेदिका रोने लगती है और कहती है, मैंने जो किया वह गलत था, धोखा था, पर तुमने जो किया है वह पाप है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वेद कहता है, वह सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस तुमसे बदला लेना था जो मैंने लिया। वेद वेदिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और गुस्से से कहता है, तुमने भी तो धोखे से मेरे बाबा का वर्षों का तप भंग कर दिया। तुम्हें पता भी है तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। मेरे बाबा अस्त्र से हम राक्षसों का उद्धार करना चाहते थे, जो तुम्हारी वजह से अधूरा रह गया। बस इसीलिए जैसे तुम आई धरती पर धोखा बनकर, वैसे ही मैं भी आया एक धोखा बनकर। इतना कहकर वेद जोर जोर से हंसने लगता है।
वेदिका को वेद पर इतना गुस्सा आता है कि वह अपनी शक्ति से एक खंजर मंगाकर वेद को मार देती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम राक्षस हो, मरोगे नहीं, पर मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। धरती पर जहाँ भी तुम्हारा शरीर गिरेगा तुम वहीं दफन हो जाओगे और तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तुम्हें तुम्हारे किसी अपने का खून न मिल जाए, तुम्हारे किसी अपने का शरीर न मिल जाए, तब तक तुम जमीन में दफन रहोगे। इतना कहकर वेदिका खुद को भी उसी खंजर से मार लेती है। तभी वहाँ रानी परी भी आ जाती हैं और रोते हुए कहती हैं, वेदिका यह तुमने क्या किया? जीवन तो ईश्वर का दिया वरदान होता है, तुमने उसे त्याग दिया, यह पाप है, तुम्हें इसका पश्चाताप करना होगा। हाँ, तुम्हें धरती पर जन्म लेना होगा। मैं प्रार्थना करूँगी कि तुम परी लोक तक आने का रास्ता खुद ढूंढ लोगी। और वेदिका भी मर जाती है। क्या मोड़ लेगी एक परी और राक्षस की यह अनोखी कहानी? क्या वेदिका लेगी पुनर्जन्म? क्या मिलेगा वेद को राजपरी वेदिका के श्राप से मुक्ति? क्या होगा दोनों में कभी प्यार? क्या रहेगी दोनों के बीच खड़ी नफरत की यह दीवार? क्या धरती पर मिलेंगे दोबारा दोनों, और अगर मिले भी तो क्या रंग लाएगी इनकी यह मुलाकात? क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए जुनूनियत की ये दास्तान और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पार्ट 2 हम जल्द लेकर आएंगे।